सुबह जब वैभव को होश आया तो उसका सर पहले की तरह दर्द से फटा जा रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उठने की कोशिश की तो नेहा ने सहारा देकर उसे बैठा दिया। वैभव ने नजरें रूम में घुमाई तो सबको अपने रूम में देखकर नजरें झुका ली। नंदी ने उसका हाथ पकड़कर उसमें एक पैकेट रख दिया। नेहा ने भी उसके सामने शराब की बोतल रख दी। बची हुई कसर राजेंद्र जी ने सिगरेट का पैकेट उसके सामने करके पूरी कर दी। वैभव नम आंखों से सबको देख रहा था। राजेंद्र जी अपनी आंखें साफ करके, वैभव, आज जो तुम चाहोगे वही होगा। हम सब आज हार गए तुमसे और तुम जीत गए। तुम्हारी नशे की आदत तो हम सबके साथ और प्यार से बढ़कर निकली। अब कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। मैं और तेरी माँ हमेशा गिल्ट में थे कि हमारी लापरवाही की वजह से तेरी जान पर बन आई। हम तुझे खोना नहीं चाहते थे। जब नंदी ने कहा कि तुम ठीक हो जाओगे तो हमें उसकी बात पर यकीन हुआ। उस लड़की ने बहुत मेहनत की, तेरा साथ दिया, जबकि उसका कोई रिश्ता नहीं था हमसे। नेहा जो तेरी कितनी फिक्र करती है, हमेशा तेरे साथ खड़ी रही, पर आज तूने सबको हरा दिया। आज मुझे कोई गम नहीं है क्योंकि हम सब ने एक कोशिश की, पर तुम नहीं मानते किसी प्यार, किसी साथ को। मैं और तेरी माँ भी अब समझा लेंगे अपने मन को। हमारे प्यार और परवरिश में ही कोई कमी है जो तुम फिर से उस रास्ते की तरफ गए। अब तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी, कहकर रूम से बाहर निकल गए। मेघा जी भी मन पक्का कर एक नज़र वैभव को देख नम आंखें लिए उनके पीछे चली गईं। चले नेहा, कहते हुए नंदी भी नेहा का हाथ थामकर बाहर जाने लगी। वैभव की आवाज़ से दोनों के कदम रुक गए, पर पलटी नहीं। रुको, कहकर वैभव बेड से नीचे उतरा। उससे पहले ही नंदी ने बिना पीछे मुड़े ही, रुक जाओ भाई, कोई बात नहीं सुननी मुझे और ना नेहा को, और आगे बढ़ गई। पर इस बार वैभव की कसम से दोनों के कदम थम गए। नंदी गुस्से से पलटकर, क्यों रोक रहे हो हमें? किस हक से कसम दे रहे हो? अगर दोस्ती का हक अजमा रहे हो तो एक बात समझ लो, नहीं हो तुम लायक किसी की दोस्ती के। दिल तोड़ दिया कल फिर तुम्हारी हरकत ने सबका। सबकी मेहनत बर्बाद कर दी तुमने। हमारा छोड़ो, हम तो कोई नहीं लगती तुम्हारी, पर मम डैड, अपने मम डैड का भी ख्याल नहीं आया। खैर छोड़ो, हम बोल भी किसे रहे हैं। सुनो, एक बात, आज से तुम आज़ाद हो, पहले की तरह। हम दोनों जा रही हैं तुम्हारी ज़िंदगी से। जो मन में आए वो करो, कहकर नन्ही वापस मुड़ गई। वैभव नेहा का हाथ पकड़कर, तुम तो सुनो नेहा। नेहा हाथ छुड़ाकर, नहीं वैभव, अब नहीं, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, कहकर नेहा भी बाहर आ गई। वैभव उनके पीछे आकर, मुझे माफ़ कर दो, जानता हूँ गुनाह किया है, विश्वास तोड़ा है सबका। फिर अपनी माँ के पैर पकड़कर, मॉम एक बार मौका दो प्लीज़, एक बार पापा, मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, एक बार बस, कहते हुए घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। वैभव के आंसू देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। राजेंद्र जी वैभव को गले लगाकर रोने लगे। बस एक बार पापा, कहिए ना, दोनों से मुझे छोड़कर ना जाएं। नेहा वैभव के पास आकर, वादा करो अब कभी नहीं करोगे जो कल किया। वैभव नन्ही और नेहा के सर पर हाथ रखकर कसम खाकर, कभी नहीं, कहते हुए दोनों को गले लगा लिया। फिर से सब वापस पहले जैसा हो गया। नेहा नन्ही वैभव को बहुत बार अकेले छोड़ देती थी और छुपकर नजर रखती थी। कभी कभी वो जानबूझकर वैभव को ऐसी जगह ले जाती जहाँ नशा करते लोग हों, पर वैभव कभी नहीं जाता वहाँ। पार्टी में कभी जाकर भी वैभव शराब से दूर ही रहने लगा था। एक सिगरेट थी जो कभी कदार वैभव के होठों तक पहुंच जाती थी, पर नेहा नंदनी को नहीं पता, ऐसा वैभव को लगता था। पर नेहा हर रोज उसके घर आकर सिगरेट का पैकेट चेक करती थी और नन्ही को बताती थी। एक दिन नन्ही और नेहा कॉलेज के पार्क में बैठी थी। नेहा के बारे में नन्ही सब जानती थी, उसके माता पिता की मौत और चाची का बिहेवियर के बारे में भी, पर नेहा कुछ नहीं जानती। इसलिए उसने नन्ही से सवाल किया, नन्ही तुम्हारी लाइफ में अब तो कोई नहीं है जिससे तुम्हें प्यार हो? क्योंकि जब से तुम साथ हो कभी देखा नहीं ना सुना, पर पहले था कोई जिसे तुम्हें प्यार हुआ हो? और तुम्हारी फैमिली, तुम क्यों नहीं रहती उनके साथ? नेहा के सवाल से नन्ही की आंखें भर आईं। उसने बोलना शुरू किया, मैं जब 6 साल की थी तब मेरे पापा और मम्मा की मृत्यु हो गई। आशा माँ मेरी माँ की पक्की सहेली थी, वो मुझे अपने घर ले आई। माँ, तरुण भाई और पिया दी थे। विजय पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे। तरुण भाई, दादी माँ भी बहुत प्यार देती, पर पिया दी हमेशा मुझे मारती थी, नफरत करती थी।
उनका कहना था मैंने माँ पापा का प्यार उनसे छीन लिया है। मैं उदास सी रहती थी, स्कूल में भी दी परेशान करती, घर में भी जब माँ नहीं होती तो मुझे मारती और धमकी भी देती, किसी को बताया तो और मारूंगी। पर दादी मुझे रोज पार्क लेकर जाती थी। एक दिन वहाँ एक लड़का आया, उसकी बॉल मेरे पास आ गई थी। वो पार्क के पास वाले होटल में आया था फैमिली के साथ। उसकी उम्र 11 साल होगी, पर मैं तब 7 साल की थी। उसने मुझे भी खेलने को कहा। उस दिन के बाद जब भी पार्क जाती तब उसके साथ खेलती। वो अच्छा लगा मुझे, पर जब भी नाम पूछती तो वो नहीं बताता और कहता, अगर तुमने अपना बताया तो खेलूंगा नहीं तुम्हारे साथ। 10 दिन से रोज उसके साथ खेलती। उस दिन उसने बताया कि वो जा रहा है। कल मैं घर आकर बहुत रोई। दूसरे दिन जब दादी के साथ गई तो वो मेरा इंतजार कर रहा था। तुम क्यों जा रहे हो? पता नहीं कब आओगे। पता नहीं। नाम भी नहीं बताया, मेरा भी नहीं पूछा, मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? यह लो लॉकेट महादेव का है, वो हमें जरूर मिलाएंगे। जब मिलेंगे तो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रख लूंगा, जैसे मॉम डैड रहते हैं। इंतजार करना, तुम्हारी ये चूड़ी मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगी। कहकर वो चला गया। मैं रोज उस पार्क जाती थी, पर वो कभी नहीं आया। वक्त बीत गया, मैं बड़ी हो गई, और साथ साथ दीदी की नफरत भी बड़ी हो गई। और एक दिन वो लॉकेट, जिसे मैं खुद से भी ज़्यादा संभाल कर रखती थी, वो खो गया। ना वो लॉकेट मिला और ना वो आया। उस दिन भी मैं पार्क से उसका इंतजार करके लौटी थी। घर पहुंची तो सब दी के रूम में थे। मैं गई तो दी ने अपनी कलाई की नस काट ली थी। पूछने पर पता चला कि दी ने मेरा नाम लगाया था। काजल भाभी ने बहुत बुरा भला कहा। उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर माँ पापा की बातों से लगा कि कहीं बात उन्होंने सच मान ली थी। तब हिम्मत हार गई थी मैं। दी ने सबको कहा कि मैं बाहर लड़कों के साथ घूमती फिरती हूँ। दी ने मुझे देख लिया और मुझे समझाया, पर मैंने दी को फंसाना चाहा तो उसने डर से कलाई काट ली। जिसमें काजल भाभी ने उनका साथ दिया तो सबने बात सच मान ली। दूसरे दिन दी ने कहा कि मैं घर से चली जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर, कानपुर से दूर। मैं नहीं मानी तो दी ने मेरी फेक फोटो लड़कों के साथ बनवाकर घर भेज दी और धमकी दी, अगर मैं नहीं गई तो वो सारे कानपुर में फोटो लीक करवा देंगी, इससे मैं कहीं मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। माँ पापा की बेइज्जती होगी। इसलिए मैं माँ पापा की नज़रों में खुद को गलत साबित करके दूर चली जाऊं और कभी वापस ना लौटूं। मैं भी सबके सामने उन फोटो को रियल बोलकर वहां से चली आई, और यहाँ उस दिन स्टेशन पर लड़कों की वजह से भागते हुए सड़कों मिल गई, और फिर तुम सब मेरी लाइफ में आ गए। मुझे आज तक ये नहीं पता लगा आखिर दी ने मुझे वहां से क्यों निकाला। कहकर नन्ही मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। नेहा उसे गले लगाकर, मतलब तू उस लॉकेट वाले लड़के से प्यार करती है और उसका इंतजार कर रही है? नन्ही उसके गले लगे ही हाँ में सिर हिलाकर फिर रोने लगी। नेहा ने पीछे खड़े वैभव को देखा तो उसकी आंखों को देखकर नेहा ने पलकें झपकाकर वैभव को पास आने का इशारा किया, पर वैभव मुड़कर भाग गया। नेहा हैरानी से कभी गले लगी नन्ही को देख रही थी, कभी दूर जा रहे वैभव को। एक अनहोनी का डर फिर से उसे पसीने में भिगोने लगा। नन्ही चुप हो गई तो नेहा ने उसका सर सहलाकर पानी की बोतल दी और खुद उस दिशा में चली गई जहाँ वैभव गया था। नेहा वैभव के कंधे पर हाथ रखकर, वैभव तुम वहां से चले क्यों आए? तुमने सुना नन्ही की दीदी ने क्या किया है? उसके साथ, सबके साथ हंसती खेलती नन्ही सबका अच्छा करने वाली के साथ कितना बुरा हुआ। वैभव पलटकर नेहा को गले लगाकर, सब सुन चुका हूँ मैं, सब। एक बार फिर अपना प्यार खो चुका हूँ मैं। नन्ही भी किसी और की अमानत है, वो मेरी नहीं हो सकती। कहकर वैभव जमीन पर बैठ गया। दिल एक बार फिर टूट गया था उसका। नेहा उसके साथ बैठकर, ये क्या वैभव, नन्ही से प्यार कब, कैसे? तुम फिर से बिखर नहीं सकते वैभव, ऐसा नहीं होगा। कहकर नेहा की नज़र पास खड़ी नन्ही पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। नन्ही जो नेहा का फोन लेकर पीछे आई थी, वैभव का एक एक लफ्ज सुन चुकी थी। वैभव ने नजरें उठाकर नेहा की नजरों का पीछा किया तो वैभव भी ठिठक गया। नन्ही वैभव के पास आकर कुछ कहती, उससे पहले ही वैभव बोल पड़ा, नहीं नन्ही, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, पर अब नहीं। जिस तरह तुम इंतजार कर रही हो बचपन से, उसी तरह मैं भी इंतजार करूंगा। मैं इस बार खुद को संभालना चाहता हूँ। मैं कभी उस रास्ते पर वापस नहीं जाऊंगा जहाँ से तुम दोनों मुझे वापस लाई हो।
तुम दोनों की कसम से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। तुम अभी मेरी दोस्त हो, जो मुझे मौत से ज़िंदगी की ओर ले आई हो। पर एक बात सुन लो, महादेव करे कि वो तुम्हें मिल जाए, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो जाए, प्यार मुकम्मल हो जाए। पर अगर वो कभी ना मिला, तो तुम्हारा हर रास्ता मेरी तरफ होगा। तुम सिर्फ मेरी होगी, मैं किसी और की नहीं होने दूंगा। वादा करो नन्ही, उसके बाद तुम मेरी होगी। नन्ही वैभव का हाथ थामकर, वादा, अगर वो ना मिला तो मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। उन दोनों की बातों से नेहा के अंदर भी कुछ बिखर रहा था, पर वो उन दोनों का सहारा बनकर खड़ी थी। वैभव, नन्ही से आज से पहले कभी पूछा नहीं, पर अब पूछ रहा हूँ, गले लगा सकता हूँ एक बार? नन्ही वैभव के गले लग गई। वैभव ने नेहा को भी खींच लिया। वर्तमान। वैभव चिल्लाकर नन्ही की नींद खुली। कैसा होगा वो, अगर मेरी शादी की वजह से फिर नशे की तरफ? नहीं, मुझे उससे मिलना होगा, जाना होगा, मुझे उसे बताना होगा क्या मजबूरी थी मेरी। तभी लॉक खुलने की आवाज़ आई। नन्ही ने घूंघट कर लिया। वो भूल गई थी कि वो ऋषभ के रूम में सो गई है। ऋषभ बैसाखी के सहारे अंदर आया, एक नज़र नन्ही को देखा, गुस्से से दरवाजा खोलकर गैलरी में चला गया। नन्ही रूम से निकलकर दूसरे रूम में आ गई। ऋषभ गैलरी में बैठकर उस हादसे के बारे में सोचकर, ध्यान कहाँ होता है लड़कियों का, अगर गाड़ी के नीचे आ जाती तो। पर मैं क्यों सोच रहा हूँ, मर जाती तो मर जाती, मुझे क्या। पर उसे देखकर उसकी आवाज़ ऐसा लगा, पहले भी देख चुका हूँ उन आँखों को। एक तरफ वैभव था, जो कॉलेज में नन्ही की शादी के बारे में जानकर घर आकर रूम में बंद हो गया था। मेघा जी और राजेंद्र जी को नन्ही के बारे में पता चल गया, और वो वैभव की नन्ही के लिए मोहब्बत से अनजान नहीं थे। वो जानते थे वैभव नन्ही को चाहता है। ये बहुत बार वो नन्ही से बात करना चाहते थे, पर वैभव ने उन्हें रोक रखा था, क्योंकि वो जानता था नन्ही मेघा और राजेंद्र जी की बात का मान जरूर रखेगी और अपनी चाहत को किनारे कर वैभव से रिश्ता जोड़ लेगी और निभाएगी भी। पर वैभव खुद नहीं चाहता था कि नन्ही किसी भी मजबूरी में उसकी मोहब्बत को मुकम्मल करे। वो चाहता था नन्ही जब भी उसे अपनाए, दिल से अपनाए, मोहब्बत दिल से करे, किसी बोझ के चलते नहीं। इसलिए वैभव के माता पिता ने रिश्ता वक्त पर छोड़ दिया था, पर आज नन्ही की शादी से उनकी आस टूट गई, और उन्हें यह भी डर था, अब नन्ही के नए रिश्ते में बनकर दूर जाने से वैभव भी फिर से दूर ना हो जाए। दोनों की आंखों में नींद की जगह फिर से आंसुओं ने ले ली थी। नन्ही भी रूम में इधर उधर टहल रही थी। कितनी बार वैभव को फोन कर लिया उसने, पर वैभव ने नहीं उठाया। वो परेशानी में आंखें नम किए बेचैन हो रही थी। हालांकि वो मेघा जी से फोन पर वैभव के बारे में पूछ चुकी थी, वो घर है या नहीं, ठीक है ना। मेघा ने भी उसे सारी जानकारी दी थी। नन्ही ने शादी की बात खुद बता दी थी उनको, और कैसे किन हालात में हुई ये भी मेघा से छुपी नहीं थी। मेघा भी वैभव को बताने की कोशिश कर रही थी। गई थी वैभव से बात करने, पर वो अकेले रहना चाहता था, इसलिए मेघा ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। नेहा भी कुछ सोच में गुम थी। आज वो अकेली रूम में थी। नन्ही तो अपने पति के घर थी। नेहा अपने आप से, ये क्या हो गया इस हाल में नन्ही की शादी, और वह दिल्ली के टॉप बिजनेसमैन के बेटे ऋषभ राय से, और उनके रिश्ते का सच। क्या होगा नन्ही की लाइफ का, सोचते हुए नेहा की आंखों से नींद गायब थी। ऋषभ भी गैलरी में बैठा उसी लड़की के बारे में सोचते हुए वहीं सो गया। सुबह जब आंख खुली तो अपने आप को गैलरी में सोता पाया। उठकर रेलिंग के पास आ गया। जैसे ही उसकी नज़र नीचे खड़ी नन्ही पर पड़ी, नन्ही का चेहरा दूसरी तरफ था। ऋषभ की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो रूम में आकर किसी से फोन पर चिल्लाकर, अभी तक उस लड़की का पता नहीं लगा पाए तुम लोग, किसी काम के नहीं हो तुम। मुझे वो लड़की चाहिए, किसी भी हालत में। उसने फ़ोन काट कर अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। नीचे नन्ही साधना के साथ ब्रेकफास्ट लगा रही थी। नन्ही साधना से, परी कहाँ है भाभी, अभी तक उठी नहीं क्या? अरे वो अहम के साथ है, परम तो ऑफिस के प्रोजेक्ट में बिजी हैं, तो वो आजकल अहम भाई के साथ ज़्यादा रहती है। सुबह उठते ही उसे चाचू चाहिए। रोहन और आन्या तो मुंबई में हैं, वो कभी कभी आती हैं यहाँ हॉलीडे पर, तो वो जो फ्री होता है उसकी जिम्मेदारी होती है उसके साथ खेलना। लो आ गए हम और परी, दोनों एक साथ बोले। हाँ जी आ गए, अब भूख लगी है, नाश्ता लगा दो। नन्ही नाश्ता सर्व करती और साधना परी को खिला रही थी। साधना अहम को देखकर, राधिका नहीं उठी अभी? अहम खाना खाते हुए,
नहीं, वो रात से घर नहीं आई। साधना चौंक कर, और आपने पता करने की कोशिश भी नहीं की होगी, कहाँ है वो? फ़ोन किया था पर उसकी किसी दोस्त ने उठाया और कहा वो बिजी है पार्टी में। फिर मैंने नहीं किया दोबारा। साधना चुप हो गई और परी को लेकर रूम में चली गई। अहमी नन्ही को बाय बोलकर ऑफिस निकल गया। नन्ही रूम में जाने लगी तो रीना जी की आवाज़ पर वो रुक गई। बहू, तुम अभी कॉलेज नहीं गई? बस माँ, रूम में जा रही हूँ, तैयार होकर चली जाऊंगी। नन्ही ने कहा तो रीना जी भी अपने कमरे में चली गईं। नन्ही कॉलेज पहुंचकर सीधा वैभव को ढूंढने लगी, पर वैभव कॉलेज नहीं आया था। नेहा ने आकर बताया कि वो ठीक है, पर अभी अपसेट है। तो खुद जाकर क्यों नहीं मिल लेती? अपनी बात भी रख उसके सामने, वो समझ जाएगा। नहीं नेहा, मैं उनके घर नहीं जाना चाहती। अंकल आंटी का सामना कैसे करूं मैं? मैंने उनसे वादा किया था वैभव को ठीक करने का, पर आज मेरी वजह से फिर वैभव दुखी है। तभी नन्ही के फ़ोन पर वैभव का कॉल आता है। नन्ही फ़ोन उठाकर, तुम ठीक हो वैभव? मुझे माफ़ कर दो, एक बार बात सुन लो मेरी, फिर जो सज़ा दोगे मंजूर है। ठीक है, कॉलेज के पास ब्लू डायमंड होटल में मिलो 1 बजे, कहकर वैभव फ़ोन काट देता है। नेहा और नन्ही 10 मिनट बाद होटल पहुंचती हैं और एक कोने में जाकर वैभव का वेट करने लगती हैं। तभी नेहा एकदम हैरानी से गेट की ओर देखकर, दी, ऋषभ राय, ओ माय गॉड! तभी ऋषभ गेट से एंटर कर रहा होता है। होटल में बैठे हर शख्स की नज़र उसकी ओर चली जाती है। ब्लैक सूट, ब्लू शर्ट, एक हाथ में महंगी वॉच, बिखरे हुए आंखों पर आते बाल, एक हाथ में बैसाखी लिए वो आगे बढ़ रहा था। उसके साथ एक लड़का और था जो हाथ में फाइल लिए चल रहा था। ऋषभ को अंदर आता देख नन्ही की सांसें थम गई थीं। धड़कन 200 की स्पीड पकड़ गई थी। आंखें रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ी कर ली नन्ही ने। नंदिनी, क्या तुमने अपने पति को भी बुलाया है यहाँ? नेहा ने ऋषभ को देखते हुए कहा। पर नन्ही को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ऋषभ नन्ही की टेबल के पास से होते हुए अपनी बुक की हुई टेबल पर आ गया और अपने क्लाइंट से बात करने लगा। नन्ही एकटक ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ नन्ही से दूर मगर बिल्कुल सामने था। तेरे पति ने तुझे एक बार देखा तक नहीं, नेहा ने मुंह बनाते हुए नन्ही से कहा। फिर अचानक नेहा की आंखें बड़ी हो गईं। वो नन्ही का चेहरा अपनी तरफ करके, क्या सच में ऋषभ राय ने तेरी शक्ल नहीं देखी है? तभी वो तुझे नहीं जानते कि तू उनकी पत्नी है। नन्ही सिर झुकाकर नामे सिर हिलाकर, नहीं वो नहीं जानते। तभी तो मुझे नहीं पहचाना। तभी वैभव उनके पास आकर बैठ गया। नन्ही वैभव से, मुझे माफ़ कर दो वैभव, मैं बता नहीं पाई, सिचुएशन ही ऐसी थी। मुझे खुद पता नहीं चला, मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। वैभव नन्ही का हाथ थाम कर, चुप, कुछ मत बोलो। सुबह मॉम ने मुझे सब बताया। सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। जानता नहीं था कितना सह रही हो तुम। पर ऋषभ राय से शादी, तुम्हारी बहन क्यों भाग गई? तभी वैभव की नज़र दूसरी तरफ बैठे ऋषभ पर पड़ी तो वैभव अपनी जगह से उठ गया। नन्ही समझ चुकी थी कि वैभव ऋषभ को देख चुका है। वैभव आगे बढ़ता इससे पहले ही नन्ही ने उसका हाथ खींचकर बैठा लिया। तुम यहाँ अपने पति के साथ आई हो तो जाओ उसके पास, वैभव ने नम आंखों से मुंह फेर कर कहा। नहीं वैभव, ऋषभ राय तो जानता ही नहीं कि इस वक्त यहाँ जो लड़की बैठी है हमारे साथ, वो ही उसकी पत्नी है। नेहा ने वैभव को सच से अवगत कराया। क्या मतलब? ये क्या बोल रही हो नेहा? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर नन्ही ने वैभव को उस रात की कही हुई ऋषभ की सारी बातें वैभव को बता दी कि ऋषभ नफरत करता है उससे, चेहरा नहीं देखना चाहता कभी। तो फिर तुम क्यों हो इस बंधन में? तोड़ दो ये शादी, तलाक ले लो। ऋषभ को गुस्से से देखते हुए वैभव ने दांत पीसते हुए कहा। तुम वापस आ जाओ हमारे पास। नहीं वैभव, अब यही रिश्ता मेरे जीवन की सच्चाई है। मैं नहीं चाहती पिया दी की तरह मैं भी माँ पापा की इज्जत मिट्टी में मिला दूं। और राय फैमिली में सब अच्छे हैं, मैं उन सबका नाम खराब नहीं कर सकती। कुछ भी हो, मैं ये रिश्ता जरूर निभाऊंगी। नन्ही ने ऋषभ को देखते हुए कहा। जानता हूँ तुम्हें रिश्ता जरूर निभाओगी, चाहे तुम खुद इस रिश्ते की आग में झुलस क्यों ना जाओ। बस मेरे साथ जो रिश्ता है, मेरे प्यार और मेरे ही इंतजार का, वो अभी कायम है और हमेशा रहेगा। मैं जानता हूँ वो इंसान तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। अरे वो क्या तुम्हें प्यार और सम्मान देगा, जिसे यह तक नहीं पता कि इस वक्त इस जगह उसकी पत्नी भी है। तुम उस इंसान के साथ ताउम्र रहने का फैसला लिए बैठी हो। फिर भी मैं आज भी तुम्हारे फैसले के साथ हूँ, तुम्हारे हमेशा और आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा।
कहकर वैभव ने सर झुका लिया और 2 बूंद आंसू फिर उसकी गाल पर लुढ़क आए। नेहा के दिल में एक टीस थी आज। वो अपने मन में, काश वैभव तुमने अपने आसपास मेरे प्यार को महसूस किया होता तो आज तुम और मैं भी दूरी और इंतजार की आग में जल ना रहे होते। जानती हूँ तुम्हारी मोहब्बत नन्ही है, पर मेरा इश्क को तुम, पता नहीं है इश्क कभी मोहब्बत में तब्दील होगा या नहीं। पर नेहा को भी वैभव का इंतजार ताउम्र रहेगा। नेहा ने अपनी आंख के बहते आंसुओं को खुद ही पोंछ लिया। नन्ही वैभव के बहते आंसुओं को अपने हाथ से साफ करके, प्लीज वैभव तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मेरी वजह से अपनी लाइफ का मजाक नहीं बनाओगे। मुझे अंकल आंटी की नज़रों में गुनहगार नहीं बनाओगे। समझे तुम? आगे बढ़ जाओ मुझे भूल कर, जैसे मेरा बचपन का इंतजार अधूरा रह गया और मैं नए रिश्ते में बन गई, वैसे ही तुम भी मेरा इंतजार नहीं करोगे। हमारी किस्मत अलग थी, वरना हम आज दूर नहीं होते। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। वादा करो तुम आगे बढ़ोगे। वैभव नन्ही का हाथ झटक कर, अब कोई वादा हम ना ही करें तो अच्छा है नन्ही। चलो देर हो गई है, तुम्हें भी अपने पति के घर जाना होगा। कहकर वैभव उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया। नन्ही नेहा भी उसके पीछे चल पड़ी। ऋषभ मीटिंग के लिए आया था। होटल में एंटर करते ही उसकी नज़र नन्ही पर पड़ गई थी, पर वो अनदेखा करके अपनी टेबल पर पहुंच गया था और बाहर जाते वक्त भी नन्ही को एक नज़र देखकर बाहर आकर अपने आप से, ये वही लड़की थी जो कल गाड़ी से टकराने वाली थी, पर वो मुझे इस तरह से क्यों देख रही थी। शायद जैसे मैं पहचान गया वो भी मुझे पहचान गई हो। पर वो लड़का कौन था? उसका पति होगा। उस लड़की की मांग में सिंदूर था तो पति ही होगा। मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? फिर जेब में हाथ डालकर, ओह नो, चाबी। ऋषभ चाबी टेबल पर भूल गया था। उसे लेने वो अंदर आ रहा था। तभी नन्ही भी बाहर निकल रही थी। नन्ही और ऋषभ एक दूसरे के पास से निकले, पर नन्ही को दुपट्टा ऋषभ की बैसाखी में फंसने की वजह से ऋषभ गिरता उससे पहले ही नन्ही ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वैभव ने पीछे देखा तो नन्ही और ऋषभ को देख उसको एक अलग ही दर्द की अनुभूति हुई। वैभव नन्ही के पास आया, उसका दुपट्टा ऋषभ की बैसाखी से अलग करके नन्ही का हाथ थाम कर कहा, चलो देर हो रही है। वैभव की हरकत से नन्ही को हैरानी हो रही थी। वो बिना कुछ कहे वैभव के साथ चल पड़ी। ऋषभ अभी भी नन्ही की भोली सी सूरत में खोया था। फिर अपने आप से, क्यों जब यह लड़की सामने होती है तब मैं होश में नहीं रहता। नहीं, फिर से नहीं। पिया का धोखा नहीं भूल सकता मैं, और मैं शादीशुदा हूँ। ये लड़की भी शादीशुदा है। उसका पति साथ था। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। फिर अपना सर झटक कर चाबी लेकर बाहर आया और गाड़ी में बैठकर ऑफिस निकल गया। वैभव ड्राइव कर रहा था और पीछे बैठी नन्ही पर नजरें जम गई थी उसकी। नेहा आगे बैठकर वैभव की नज़रों का पीछा करते हुए जब देखा तो वो नन्ही को देख रहा था। नेहा बाहर की तरफ देखने लगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। उसे कहाँ पता है कि मैंने जिस लड़की का हाथ थामा उनके सामने वो उसकी पत्नी है। वैभव ने मिरर में देखते हुए पीछे बैठी नन्ही से कहा, तो नन्ही ने हाँ में सिर हिला दिया और आंखें मीच लीं। राय मेंशन गाड़ी रुकने की आवाज़ से नन्ही होश में आई। आओ तुम दोनों भी घर, सबसे मिलकर खुशी होगी। नन्ही ने नेहा और वैभव से कहा। नहीं तुम जाओ, हम तब आएंगे जब जिसकी वजह से तुम इस घर में हो वो तुम्हें पहचान लेगा, जान लेगा कि तुम उस इंसान के लिए किस तरह अपनी ज़िंदगी से समझौता किए बैठी हो। जिस दिन उसके घर और दिल में वो सम्मान के साथ जगह देगा तब मैं मिलूंगा सबसे, अभी नहीं। नेहा तुम समझाओ वैभव को। नहीं नन्ही, वैभव ठीक कह रहा है, फिर कभी, अभी हम चलते हैं। वैभव ने बिना नन्ही को देखे गाड़ी घुमा दी अपने घर की तरफ। नन्ही घर के अंदर आते ही राधिका से टकरा गई। राधिका गुस्से में, यू फूल, तुम सच में अंधी हो क्या? मेरा सारा सामान गिरा दिया। सॉरी भाभी, वो मेरा ध्यान कहीं और था, कहकर सामान उठाने लगी। सॉरी माई फुट। और क्या कहा तुमने भाभी? अगर दोबारा मुझे भाभी कहने की हिम्मत की ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। राधिका बहू, ये कैसे बात कर रही हो तुम नन्ही बहू से? तुम भूल रही हो वो भी इस घर की छोटी बहू है। रीना जी ने बाहर आते हुए कहा। जानती हूँ मॉम, यह सो कोल्ड बहू है इस घर की, पर मेरे साथ कोई रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है इसे। राधिका चुप हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रीना जी ने गुस्से भरी निगाहों से घूर कर कहा, तो राधिका सहम गई और वहां से निकलने लगी। दरवाजे तक पहुंचते ही, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? और ये खाना किसके लिए?
रीना जी ने पीछे से आवाज लगाकर कहा तो राधिका के कदम थम गए। माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। राधिका खुद को शांत करते हुए पीछे मुड़कर, वो मम, मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब है, उसके लिए। रीना जी राधिका की बात काट कर, जहाँ तक हमें पता है आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसके घर में नौकर ना हो, तो खाना आप क्यों? वो वह मम, वो अकेली रहती है और डॉक्टर ने घर का खाना खाने को कहा है। उसकी मेड भी बीमार है तो मैं ले जा रही हूँ। अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ, पर आइंदा से तुम नन्ही को कुछ गलत नहीं बोलोगी, वरना हमें आपके पापा से बात करनी पड़ेगी। अब जा सकती हो तुम। राधिका बिना देर किए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाकर उसका फोन बजने लगा। दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद, तुम लोगों से एक लड़की नहीं संभाली जाती, वैसे किस बात के लेते हो तुम? रुको, पहुंच रही हूँ अभी। और गाड़ी में बैठकर चली गई। वैभव, यह रास्ता मेरे पीजी की तरफ नहीं जाता। नेहा ने एक नज़र बाहर देखकर वैभव से कहा। वैभव ने कहा, हाँ पता है मुझे, यह रास्ता घर को नहीं जाता। तुम पीजी में नहीं, घर पर रहोगी हमारे साथ। पर वैभव, मैं पीजी। नेहा की बात पूरी होने से पहले ही वैभव बोल पड़ा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम घर पर रहोगी, मैं कोई बहस नहीं चाहता बस। और अगर तुम फिर भी जाना चाहती हो तो फिर गाड़ी रोककर उतर जाओ यहीं। नेहा ने नामे से हिलाकर, नहीं घर चलते हैं कहकर नेहा ने बाहर की तरफ मुंह कर लिया। दिल में थोड़ा सुकून और लबों पर जरा सी मुस्कान फैल गई थी नेहा के। ब्यास हाउस पहुंचकर वैभव और नेहा अंदर आए तो मेघा और राजेंद्र जी हाल में बैठे थे। मेघा जी वैभव से, बात हो गई ना नन्ही से? वैभव, हाँ जी मम, आप नहीं बताती तो शायद मैं भी अपनी नाराजगी से उसका दिल दुखा देता, पर अब ठीक है सब। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। नेहा अब यहीं रहेगी कहकर रूम की तरफ चल दिया। मेघा जी नेहा से, थैंक यू नेहा बेटा, तुम यहाँ आ गई रहने। मुझे वैभव के लिए बहुत चिंता होती है, उसका ही दिल क्यों हर बार टूटता है। बोलते हुए उनकी आंखों में नमी तैर गई। नहीं आंटी जी, वैभव की बात ना मानकर मैं उसका दिल और नहीं दुखा सकती, इसलिए चली आई। जब तक वो चाहेगा मैं यहीं रहूंगी। और आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक है अब। और हम है ना, उसको हमेशा खुश रखेंगे। नेहा मेघा के गले लग गई। राजेंद्र जी नेहा के सर पर हाथ फेर कर, नन्ही तो ठीक है ना बेटा? नेहा उदास होते हुए, ठीक है वो सर, पर उसकी उदासी उसकी आंखों में पढ़ सकती हूँ मैं। वो अकेली ही लड़ेगी और जीत भी जाएगी, मुझे यकीन है। एक दिन वो सिर्फ कहने को नहीं, सच में बिल्कुल ठीक होगी। रूम में पहुंचकर वैभव बाथरूम में शावर के नीचे खड़े होकर रो रहा था। क्यों नन्ही, क्यों छोड़ गई? एक बार भी नहीं सोचा तुमने मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? आ जाओ प्लीज, आ जाओ। तुम कैसे उस इंसान के साथ जिंदगी बिता सकती हो? कैसे खुद को उम्र भर के लिए उसके नाम कर सकती हो? वो शख्स जिसने तुम्हें एक नज़र प्यार से देखा तक नहीं, जानता तक नहीं तुम्हें, तुम उसकी होना चाहती हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मैं तुम्हें लेकर आऊंगा अपने पास। मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। वैभव व्यास की, नहीं रहने दे सकता तुम्हें। एक ऐसे रिश्ते में बनकर नहीं रहने दूंगा जिस रिश्ते में तुम्हें तकलीफ के सिवा कुछ ना मिले। फिर गुस्से में एक पंच दीवार पर मार दिया। वैभव की आंखें लाल हो गई थी रोकर। राय मेंशन रात को सब डिनर करके अपने रूम में चले गए। नन्ही और साधना काम समेट रही थी। साधना नन्ही से, ऋषभ भाई ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं दोबारा? नहीं भाभी, उनके आने से पहले ही मैं सब काम निपटाकर दूसरे रूम में चली जाती हूँ। मैं उनका सामना नहीं करना चाहती जब तक वो ना चाहें। नन्ही ने बर्तन समेटते हुए कहा, पर भाई तो तुम्हें देख चुकी हैं बाहर, तो तुम बता सकती हो उन्हें। मुझे लगता है वो एक बार तुम्हें देखकर अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे। हो सकता है वो दिल से अपना ले तुम्हें, और इस शादी को भी। इतनी खूबसूरत पत्नी से कौन रिश्ता ना रखना चाहेगा? साधना ने नन्ही के चेहरे को छूकर कहा, नहीं भाभी, जो आप कह रही हैं बात उसके विपरीत भी तो हो सकती है। मेरा चेहरा देखकर उन्हें पिया दी की याद भी तो आ सकती है। वो मुझसे रिश्ता तोड़ भी तो सकते हैं। जिस नींव पर यह शादी हुई है उसे और खोखला नहीं करना चाहती मैं। कब तक चलेगा? तुम दोनों को कुछ तो सोचना होगा। कब तक छुपेगी यह बात कि राय परिवार की छोटी बहू बेटे का रिश्ता कैसा है? साधना ने परेशान होकर कहा, पता नहीं भाभी, पर मैं ऋषभ जी की गुनहगार हूँ। मेरी बहन ने धोखा किया है उनके साथ। वो जो भी सजा दें मुझे मंजूर है। तभी अहम राधिका को संभाले घर के अंदर आता है। साधना और नन्ही दोनों की नज़र उधर जाती है। राधिका को इस हालत में देखकर नन्ही सॉफ्ट होती है।
वहीं साधना की आंखों में पानी आ जाता है। दोनों अहम की मदद करती हैं। राधिका को रूम में पहुंचाने में साधना राधिका के सर पर हाथ फेर कर, क्यों तकलीफ देती हो आप खुद को? आपको लगता है ऐसा करने से सब नफरत करेंगे आपसे? नहीं, आपसे सिर्फ प्यार है सबको। अहम भाई ध्यान रखिए कहकर साधना चली गई। उसके पीछे नन्ही भी। और नन्ही के दिमाग में सवाल थे, पर साधना को उदास देखकर उसने सही वक्त आने पर पूछेगी सोचकर चली गई। रूम में पहुंचकर वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी। तभी उसे किसी के कदमों की हार सुनाई दी। जब तक वो पीछे मुड़कर देखती, किसी ने नन्ही को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। नन्ही को रात के पल याद आने लगे जब ऋषभ ने उसे बेड पर गिरा दिया और अपने बटन खोलने शुरू किए। उस पल तो जैसे नन्ही की सांसें ही थम रही थीं। आवाज़ भी गले में ही रह गई। वो बोलना चाह रही थी, रोकना चाह रही थी, पर आवाज़ गले में ही कहीं अटक गई थी। ऋषभ ने शर्ट उतार कर फेंक दी और थोड़ा नीचे सरक कर नन्ही के पेट पर होंठ रख दिए। नन्ही की आंखें छलक गईं। ऋषभ होंठ फिराते हुए ऊपर आने लगा। फिर अचानक उठकर नन्ही की एक बांह जकड़कर उसे उठा दिया। उठो, तुम इस लायक नहीं हो कि ऋषभ राय के बिस्तर की सान बन सको। वहां पर अपने हाथ की पकड़ मजबूत करके गुस्से से नन्ही को नीचे जमीन पर धकेल दिया और फिर गुस्से से दांत पीस कर, यह मत समझना कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं चाहूँ तो अभी अपना पति धर्म निभा सकता हूँ, सबक सिखा सकता हूँ तुम्हें। पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है। और सुनो, आज से तुम इस कमरे में ही रहोगी और मेरे कपड़े से लेकर जूते तक तुम देखोगी। और आज छोड़ रहा हूँ, भूलना मत। पति हूँ तुम्हारा और तुम गुलाम हो मेरी। बोलकर वो बेड पर लेट गया। नन्ही मन महसूस कर नीचे लेट गई। डर से कांप रही थी। जो नहीं हुआ उसकी कल्पना से भी उसे डर लग रहा था। सारी रात वो सिसकियां लेती रही। नींद नहीं आई तो एक कोने में बैठकर मुंह पर हाथ रखकर पूरी रात रोती रही। पर आज ऋषभ को सोते देख उसे राहत महसूस हुई। जमीन पर लेटे लेटे सो गई। नन्ही को नींद में अपनी कमर पर कुछ रेंगने जैसा एहसास हुआ। वो नींद में कसमस आई। कुछ पल बाद फिर से महसूस हुआ तो नन्ही ने आंखें खोल दी, पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे बैठा ऋषभ नन्ही की साड़ी में से झांकती खुली कमर पर उंगली चला रहा था। नन्ही हड़बड़ाकर उठ गई और चेहरा ढककर ऋषभ से, आपको कुछ चाहिए? ऋषभ भी बैठ के सहारे उठकर उसके सामने खड़ा होकर, हाँ, सुकून चाहिए। नन्ही, जी मैं समझी नहीं, तुम इस तरह चैन से सोती रहोगी तो मुझे सुकून कहाँ मिलेगा? इसलिए सोचा तुम्हें कहकर नन्ही को बाहों में भर लिया। नन्ही एक बार फिर सहम गई। फिर ऋषभ ने नन्ही को बेड पर धकेल कर, तुम्हें कहा था ना तुम नौकर हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या काम करना है। मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक रूम साफ करके मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। ऋषभ चेहरे पर टेढ़ी स्माइल के साथ बाथरूम में चला गया। नन्ही बेड से नीचे उतरकर रूम की सफाई करने लगी। रूम साफ होते ही नीचे चली गई। सुबह के 6 बज रहे थे। साधना मंदिर में आरती कर रही थी। आरती खत्म होते ही वो किचन में आई तो नन्ही को काफ़ी बनाते देख वो मन ही मन खुश हो रही थी। फिर नन्ही के पास जाकर, मैं बहुत खुश हूँ भाई, और तुम अपने रिश्ते को एक मौका दे रहे हो, और इसका सबूत है यह कॉफ़ी जो तुम अपने पति के लिए बना रही हो। नन्ही मुड़कर साधना के गले लगकर रुआंसी हो गई। नहीं भाभी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। वो मुझे नौकर कहती हैं, यह कॉफ़ी भी उनकी नौकर बनाने आई है, पत्नी नहीं। नन्ही का रोना सिसकियों में बदलता देख साधना उसे चुप कराने लगी, साथ ही साथ किसी सोच में डूब गई। फिर नन्ही को खुद से अलग करके, रोना बंद करो नन्ही, जाओ कॉफ़ी लेकर, भाई फिर नाराज हो जाएंगे। नन्ही ने कॉफ़ी ली और रूम में चली गई। ऋषभ भी बाथरूम से बाहर आ गया था। नन्ही ने रूम में जाकर कॉफ़ी ऋषभ को दी। तभी ऋषभ कॉफ़ी लेते हुए बोला, मेरे जूते लेकर आओ। नन्ही ने जूते निकाले और ऋषभ के पाँव के पास रख दिए और जाने लगी। ऋषभ नन्ही का हाथ पकड़कर, पॉलिश कौन करेगा कहकर नन्ही का हाथ मोड़ दिया। नन्ही दर से करा गई, पहले पहनाओ जूते, फिर पॉलिश करना। नन्ही ऋषभ को जूते पहनाने लगी, फिर जूते पॉलिश किए। जैसे ही वो उठी ऋषभ ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषभ गुस्से से बोलते हुए, यही सज़ा है तुम्हारी, समझी तुम? और ये सज़ा तुम्हें तुम्हारी बहन की वजह से मिल रही है। और जब तक मैं तुम्हारी बहन को नहीं ढूंढ लेता तब तक उसके हिस्से की सज़ा तुम्हें ही मिलेगी। अब निकलो यहाँ से। नन्ही सिर झुकाए चली गई। बाहर आकर दीवार से सिर टिकाकर रोने लगी।
उसका हाथ ऋषभ की पकड़ से लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद वो नीचे किचन में चली गई। ऋषभ नीचे आया और बिना नाश्ता किए चला गया ऑफिस। नन्ही ने उसे जाते देखा और सबको नाश्ता परोसने लगी। नन्ही शिवजी से, पापा मुझे आपसे बात करनी थी। शिवजी आश्रम जाने के लिए तैयार हो रहे थे। नन्ही की आवाज़ से वो मुड़कर पीछे देखने लगे। अरे बहू, बाहर क्यों खड़ी हैं आप? आओ अंदर, रीना जी ने कहा। नन्ही और साधना रूम में आ गईं। कहो बेटा, क्या बात करनी है? शिवजी ने बड़े प्यार से कहा। पापा, वो भाभी बता रही थी आपका एक आश्रम भी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वहाँ काम करने की इजाज़त दें। नन्ही सिर झुकाए एक सांस में बोल गई। रीना जी, पर तुम्हारे कॉलेज में तुम तो पढ़ना चाहती हो ना बहू? जी माँ, पर अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आश्रम में काम करने दें। मैं पापा जी के साथ काम करना चाहती हूँ। रीना जी, पर बहू, ऋषभ वहाँ का काम संभालता है। अगर उसने तुम्हें वहाँ देखा तो और नाराज हो जाएगा। इसलिए तो मैं यह चाहती हूँ माँ कि नन्ही वहाँ रहे। घर पर तो भाई नन्ही से बात नहीं करते, ना चेहरा देखना चाहते हैं। वहाँ अगर दोनों अनजान बनकर मिले तो दोनों एक दूसरे को जान सकते हैं। हाँ, नन्ही एक एम्प्लॉय की तरह होगी और वो बॉस। हो सकता है एक दूसरे के करीब आ जाएं। हम एक कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, तुम आज से ही चल सकती हो मेरे साथ। वहाँ अकाउंट लीगल अथॉरिटी का काम तुम देखोगी। एक बात याद रखना बेटा, ये आश्रम ऋषभ के दादा दादी के नाम पर है। वहाँ बेसहारा औरतें, अनाथ बच्चे, बूढ़े माँ बाप सब रहते हैं। वहाँ उन्हें सब सहूलियत मिलती है। वहाँ वो जो काम करते हैं उनके बदले में उन्हें पैसे भी मिलते हैं। वहाँ कपड़ा बनता है, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। सब ऋषभ खुद देखता है, क्योंकि वो अपनी दादी के बहुत करीब था। तुम्हें वहाँ सब अच्छे से संभालना होगा, वरना ऋषभ के गुस्से से तुम्हें शायद मैं भी ना बचा पाऊँ। नन्ही शिव जी के पैर छूकर, जी पापा जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ। मैं ऋषभ जी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रीना जी नन्ही के सिर पर हाथ रखकर प्यार से, जाओ बेटा, माता रानी तुम्हें हर काम में सफल करे। थोड़ी देर बाद नन्ही और शिवजी आश्रम के ऑफिस में थे। शिवजी मैनेजर से, धर्म कुमार, इनका अपॉइंटमेंट लेटर बनाओ और ये आज से लीगल अथॉरिटी का काम देखेंगी। और ये सब पूछे कुछ तो तुम इनको अपनी कोई भी रिश्तेदार बताओगे। क्या बोलना है यह तुम सोचो। मैं लेट हो रहा हूँ, सबसे कहना शाम को मिलूंगा आकर। तुम इनको काम, महक वर्मा नाम है मेरा सर। आप भूल गए मैंने बताया था आपको? नन्ही ने कहा। हाँ बताया था, सॉरी बेटा, मैं भूल गया। धर्म कुमार, तुम महक को काम समझा देना। फिर नन्ही से, ठीक है महक, मैं चलता हूँ। कुछ ना समझ आए तो मुझे कॉल कर लेना, बोलकर नन्ही के गाल सहलाकर चले गए। धर्म नन्ही को लेटर देकर, चलो महक जी, मैं आपको काम दिखा देता हूँ। नन्ही धर्म के पीछे चलने लगी। सब काम देख नन्ही को कैबिन दिखाकर धर्म चला गया। नन्ही सब फाइल देखने लगी, तभी उसके पास पड़े ऑफिस का फोन बजा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कम टू माई कैबिन। कॉल कट गई। नन्ही असमंजस से कैबिन से बाहर आई। सामने धर्म का इशारा मिलते ही वो दूसरे कैबिन की तरफ चल पड़ी। कैबिन के बाहर पहुंचकर उसने नॉक किया। आवाज आई, कम इन। नन्ही अंदर गई तो ऋषभ को देखकर वो नॉर्मल ही रही, पर अंदर से वो कांप रही थी। शिव जी उसे सब पहले ही बता चुके थे। वो खुद को तैयार करके आई थी। दूसरी तरफ जब ऋषभ ने नजर उठाकर देखा तो नन्ही को सामने देखकर वो एक पल के लिए जम गया। लाइट गुलाबी रंग का सूट, ब्लैक दुपट्टा, आंखों में काजल, बाल क्लिप लगाकर खुले छोड़ रखे थे, मांग में हल्का सा सिंदूर जिसे बालों से छुपा रखा था, पर फिर भी जरा सा दिख रहा था। ऋषभ तो खो गया था एक पल के लिए। दरवाजे पर नॉक की आवाज़ से ऋषभ का ध्यान टूटा तो वो बैठ गया और धर्म के अंदर आते ही, पहले तुम बोलो धर्म। धर्म, सर मैं ये बताने आया था, यह है महक, मेरे अंकल की बेटी है, यहाँ काम करने आई हैं। आपकी न्यू सेक्रेटरी, आपके टेबल पर इनका बायोडाटा है। बड़े सर ने इनको जॉब पर रखा है, कहकर चुप हो गया। ठीक है तुम जाओ धर्म। और आप? हाँ महक वर्मा, बैठ जाओ। आप तो पढ़ रही थी, फिर अचानक जॉब? नन्ही, वो सर, मुझे जॉब की ज़रूरत है, इसलिए मैं एग्ज़ाम दूंगी और साथ में जॉब भी करूंगी। नन्ही सर झुकाकर बोल रही थी। आपकी शादी हुई है, फिर भी आप जॉब? आपके पति? ऋषभ ने नन्ही की तरफ देखकर कहा। सर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, पर शायद मैं आपके पति से मिल चुका हूँ। वो कॉलेज में आपके साथ ही थे उस दिन, क्या नाम था उनका?
हाँ वैभव व्यास, भैया आपके पति हैं ना? ऋषभ ने फाइल देखते हुए कहा। नन्ही ऋषभ की बात से हैरान होकर मन में, इसका मतलब है वैभव को मेरा पति समझते हैं। आप दोनों कॉलेज में हैं, पर इतनी जल्दी शादी? कहीं घर पर बिना बताए तो नहीं की है शादी? ऋषभ ने फिर सवाल किया। नन्ही चुपचाप सुन रही थी, क्या जवाब देती। इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। नन्ही उठकर बाहर आ गई। अपने दिल पर हाथ रखकर वो खुद को शांत कर रही थी। फिर आकर अपनी जगह काम करने लगी। ऋषभ तब से नन्ही के बारे में सोच रहा था। ये लड़की कौन है? क्यों इसने इतनी जल्दी शादी की? क्यों ये जॉब कर रही है? फिर अपना सर पकड़कर, ओ गॉड मैं पागल हो जाऊंगा। जब ये लड़की सामने आती है, क्यों मुझे कुछ और नहीं सोचता? क्यों उसे देखते ही मैं खो जाता हूँ, जानते हुए भी कि वो पत्नी है किसी की? फिर क्यों उसे देखते ही उसकी ओर खींचा चला जाता हूँ मैं? टेबल पर सर झुकाए कितनी ही देर ऋषभ नन्ही के बारे में सोचता रहा। दूसरी ओर कॉलेज में वैभव नन्ही को न पाकर परेशान था। उसे मिलकर वो नन्ही की कसम नहीं तोड़ सकता था, पर देखे बिना रहना भी नामुमकिन सा था। नेहा ने कॉल की पर नन्ही ने रिसीव नहीं की। वो नेहा और वैभव को समय देना चाहती थी। नेहा की आंखों में वैभव के लिए प्यार देखकर उसे यकीन था कि नेहा वैभव को संभाल लेगी। नन्ही जान चुकी थी कि जब तक वो वैभव के आसपास रहेगी, वैभव नन्ही को नहीं भूल पाएगा। इसलिए अपनी कसम देकर वैभव को दूर कर दिया था। नेहा परेशानी से कितनी ही बार नन्ही को कॉल कर लिया, पर नन्ही ने फोन नहीं उठाया। नेहा मायूस होकर वैभव से, नन्ही फोन नहीं उठा रही, ठीक तो होगी ना वो? कहीं ऋषभ राय ने उसे कुछ? वैभव चिल्लाकर गुस्से से, नेहा कुछ भी मत कहो, मैं उस राय को छोड़ूंगा नहीं। नन्ही के साथ गलत करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उस ऋषभ राय को। मैं तो अपनी जिंदगी की दी हुई कसम से बंधा हूँ, पर तुम तो नहीं। पता करो नेहा कहाँ है नन्ही, उसे देखे बिना नहीं रह सकता मैं। वैभव दीवार के सहारे टिककर रुआंसा होकर बोल रहा था। नेहा अपने बहते आंसू साफ करके, तुम भूल रहे हो वैभव, वो किसी और की पत्नी है, एक बहुत बड़े घर की बहू है। उसके कुछ दायरे हैं जिन्हें लांघ नहीं सकती वो, और तुम्हारे इस जुनून के कारण उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ सकती है। तुम अपनी जिद में आकर उसकी राह और कठिन कर रहे हो। उसे अपने हिसाब से जीने दो वैभव, उसे अपने रिश्ते में बंधने दो। भूल जाओ उसे। वैभव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। नेहा ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा। यह तुम कह रही हो नेहा? तुम जो हर पल हर लम्हा मेरी मोहब्बत की गवाह हो। तुम जानती हो ना किस कदर मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। उसके बिना कैसे एक एक पल काट रहा हूँ मैं। खुश नहीं है वो वहाँ, वो ऋषभ राय जबरदस्ती। नहीं, मैं नहीं देख सकता उसके जख्म, उसकी सूनी आंखें। वो नहीं छू सकता मेरी नन्ही को, कभी नहीं। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। नहीं है वो तुम्हारी, किसी की हो गई है वो। क्यों नहीं समझ रहे तुम? ऋषभ राय पति है नन्ही का। अगर उसके साथ जबरदस्ती करने से नन्ही को कोई ऐतराज नहीं है, तो तुम कौन होते हो कुछ भी सोचने वाले? वो पति है, हर पति पत्नी में झगड़ा होता है। तुम एक चोट से कैसे अंदाजा लगा सकते हो उनके बीच के रिश्ते में दूरियां हैं या नजदीकियां? तुम कैसे सोच सकते हो कि ऋषभ राय ने नन्ही से जबरदस्ती की होगी? जानती हूँ नन्ही ने कहा था। ऋषभ राय ने उसका चेहरा नहीं देखा, पर हो सकता है अब सब ठीक हो। दोनों ने एक दूसरे को मौका दिया हो रिश्ते के बारे में सोचने का। हो सकता है उसमें नन्ही की मर्जी शामिल हो। नेहा ने वैभव से कहा। नहीं हो सकती मर्जी उसकी, वो प्यार नहीं करती उससे। मैं प्यार करता हूँ नन्ही से। और तुम क्या समझो कि प्यार का मतलब? तुमने प्यार किया नहीं ना कभी किसी से। प्यार करती तो पता चलता कितना दर्द होता है उस शख्स के दूर जाने से जिससे हमने टूटकर मोहब्बत की हो। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है? जिससे मोहब्बत हो वो किसी और का हो जाए तुम्हारी आंखों के सामने, तो कितना दर्द होता है। ये तुम क्या जानो? जिस दिन मोहब्बत होगी तुम्हें, उस दिन पता चलेगा। वैभव ने नेहा के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहा। नेहा वैभव के हाथ अपने कंधे से हटाकर, हाँ मैं क्या जानूं क्या होता है प्यार, क्या होती है मोहब्बत। जब किसी से मोहब्बत हो तो कैसा लगता है मैं क्या जानूं। मोहब्बत, हाँ हाँ क्या होती है, जानना चाहते हो? तो सुनो। बचपन से चाहा है तुम्हें एक दोस्त की तरह, पर मैं क्या जानूं चाहत क्या होती है। बड़ी हुई तो तुम ही थे जिसके साथ हंस खेल लेती थी। बड़े होते होते प्यार हो गया था तुमसे, पर मैं क्या जानूं ये प्यार क्या होता है। फिर किसी लड़की को आते देखा तुम्हारी जिंदगी में,
पर मैं क्या जानूं दर्द क्या होता है। उस लड़की के चले जाने पर तुम्हें तड़पते देखा, पर मैं क्या जानूं मोहब्बत क्या है। बचपन के दोस्त से कब प्यार हुआ मुझे खुद नहीं पता, कब दिल दे बैठी तुम्हें, पर मैं क्या जानूं दिल टूटना होता है क्या। पल पल तुम्हें नशे के करीब और जिंदगी से दूर जाते देखा, फिर नन्ही आई तो तुम्हें ठीक कर पाई और तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई। पर मैं क्या जानूं अपनी मोहब्बत का किसी और का हो जाना क्या होता है। मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा वैभव, जिसे मैं कभी अपना ना कह सकी, वो फिर किसी और से मोहब्बत करने लगा। फिर भी मैं क्या जानूं मोहब्बत क्या है। मोहब्बत में मिलता दर्द कैसा होता है, बिछड़ना मिलना कैसा होता है। मैं क्या जानूं वैभव, मैं क्या जानूं। कहते कहते नेहा घुटनों के बल दोनों हाथों से वैभव की शर्ट पकड़कर बैठ गई और आंसुओं को बहाने लगी। नेहा के खींचते ही वैभव भी जमीन पर उसके साथ ही बैठ गया। पर अभी अभी जो उसने नेहा के मुंह से अपने लिए इजहार सुना, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी उसने। वो तो नन्ही की मोहब्बत में जल रहा था, पर नेहा को अपने लिए तड़पते हुए देख उसे यकीन नहीं हो रहा था। बचपन से नेहा के साथ का वो आदी था, पर नेहा ने अपनी उसके लिए चाहत से आज रूबरू करवाया था। नेहा के इतने वक्त करीब रहने के बावजूद कभी उसे एहसास नहीं हुआ नेहा के दर्द का। आज उसे खुद से नफरत हो चली थी नेहा की तकलीफ देखकर। उसे होश तब आया जब नेहा उसके ऊपर बेहोशी से गिर गई। उसने नेहा को गोद में उठाया और घर की तरफ गाड़ी घुमा दी। उसके कानों में सिर्फ नेहा का इजहार ही सुनाई पड़ रहा था। दूसरी ओर नन्ही को दिन भर अपनी आंखों के सामने देख ऋषभ को अनचाहा एहसास हो रहा था। वो बार बार किसी न किसी बहाने से नन्ही को केबिन में बुला रहा था। नन्ही के रूप रंग पर मोहित होने से खुद को रोकना मुश्किल हो गया था। ऐसे तो वो 2 या 3 बार मिला था, तब से ही वो नन्ही की तरफ खींचा जा रहा था। पर उसकी शादी हो गई, ये बात कहीं ना कहीं उसे रोक देती थी नन्ही के करीब जाने से। पर अब जब नन्ही बिल्कुल उसके पास हर वक्त आंखों के सामने थी, ये बात कहीं ना कहीं उसे नन्ही की तरफ धकेल रही थी। दूसरी ओर नन्ही अपना सारा ध्यान काम पर लगा रही थी। वैभव और नेहा से दूर रहकर वो ऋषभ के सामने रहकर भी दूर थी। पर ऋषभ का वैभव को नन्ही का पति मानना उसे बेचैन कर रहा था। सच बता नहीं सकती थी और झूठ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ऋषभ को कुछ नहीं बताया। ऑफिस में ऋषभ कुछ नहीं करता क्योंकि वो एम्प्लॉय थी, पर घर पर बिना जाने ही कितना टॉर्चर करता था। उसे नन्ही सोच सोच कर भी सहम जाती थी। ऋषभ नन्ही के केबिन के बाहर खड़ा था और डोर के कांच से नन्ही को निहार रहा था। नन्ही अपने काम में लगी थी। ऋषभ डोर खोलकर कब नन्ही के पीछे खड़ा हो गया, नन्ही को खबर भी नहीं थी। ऋषभ की नज़र नन्ही के कंधे से सरके हुए आंचल पर थी। वो कब से खड़ा नन्ही के चेहरे से होते हुए नन्ही की गर्दन पर चली गई। नन्ही इन सबसे बेखबर फाइल में उलझी थी। ऋषभ की उंगलियों का स्पर्श होते ही नन्ही हड़बड़ाहट में उठी तो पीछे ऋषभ को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। नन्ही अपने मन में, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मैं। नहीं नहीं, हे महादेव मेरी रक्षा करना। फिर ऋषभ से, सर आप यहाँ कुछ काम था आपको। ऋषभ होश में आकर, वो आप गई नहीं, ऑफिस आवर खत्म हो गए तो आप अब तक यहीं हैं। नन्ही फाइल बंद करके, जी वो मैं जा रही थी, थोड़ा काम था, सोचा कर लूँ, बस निकल रही हूँ कहकर अपने बैग में सामान रखने लगी। ऋषभ नन्ही से, मैं छोड़ दूँ आपको घर। नन्ही बैग कंधे में डालकर, नहीं सर वो मेरे पति आने वाले हैं, मैं निकलती हूँ सर। बाय सर बोलकर जल्दी से निकल गई। ऋषभ नन्ही के पीछे जाता इससे पहले उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ गई। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। ऋषभ ने सुनकर कहा, पता करो पिया दिल्ली आई फिर कहाँ गई, उसका फ़ोन बंद कहाँ हुआ, जल्दी पता करो। ऋषभ फ़ोन काटकर नन्ही के पीछे गया और नन्ही जा चुकी थी। ऋषभ भी गाड़ी स्टार्ट कर घर की ओर चला गया। आगे की कहानी नेक्स्ट।